वो दिन एक ठंडी की सर्दियों की रात थी। दूर के गांव में रात में एक बाउल संप्रदाय का गीत उत्सव था। जैसे जैसे रात होती गई, बाउल गीत उत्सव में और भी भीड़ बढ़ती गई। प्रसिद्ध बाउल कलाकार आते थे और प्रदर्शन करते थे। उस समय हम जवानी की ओर बढ़ रहे थे। जब भी दूर के गांव में कोई भी कार्यक्रम होता तो हम समूह में दौड़ते थे। घर भले ही जाने से मना गए, मगर मैं गीत या फिर किसी के लिए भी चुपके से चला जाता था। बचपन में हम बहुत बदमाश थे। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। मैंने अभी खेल कर घर वापस आया था और मुंह हाथ धो लिया, दिया जलाया, फिर अपने कमरे की खिड़की के पास बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई करने लगा। खिड़की थोड़ी सी बंद थी। चांदनी रात की रोशनी दिखाई दे रही थी। खिड़की से देखने पर दूर से चाचा के मिट्टी के घरों के छत की ओर देखा जा सकता था। हमारे घर के पास खिड़की के सामने कमारंग का पेड़ है। 12 महीनों का पेड़, साल भर पका कामरंगा फल वात्सव में हमारे घर के कामरंगा पेड़ों पर ही मिलता था। तब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और सब कुछ मुखस्त करने की कोशिश कर रहा था। जब मुखस्त करना लगभग खत्म हो गया तो मैंने खिड़की की ओर देखा कि कोई लंबे हाथ से मेरी ओर इशारा कर रहा है। उंगलियां लंबी और पतली थी। पतली उंगलियां गलत इरादे के साथ मेरी ओर इशारा कर रहे थे। मैं चिल्लाया नहीं, डर के मारे बिस्तर से कूद गया और दरवाजे के पास छिपने की कोशिश करने लगा और देखने की कोशिश करने लगा कि ये किसका हाथ है। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये एक इंसानी हाथ है, क्योंकि वो हाथ मांस और हड्डी का है। मैंने देखा कि हमारे पड़ोस का लड़का रघु का हाथ है। मैं तो डर ही गया था, लेकिन इतना भी नहीं। मैंने रघु का हाथ खींचा और उसे हल्का सा मरोड़ दिया, फिर एक गाली भी दिया। रघु फुसफुसा कर कहा, अबे हाथ छोड़, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? चल, बाउल गीत सुने नहीं जाएगा? हम सब तैयार हैं, घर से खाकर जाएंगे। तू क्या पढ़ता रहता है? हमें क्या पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है? हम भी पढ़ेंगे, मगर बाद में। चल, सब लोग स्कूल के बिल्डिंग के पीछे रसोई घर के पास तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। जल्दी आना, मैं तुझे बुलाने नहीं आ सकता। ठीक है, कहकर मैंने रघु को भगा दिया और गुनगुनाते हुए बिस्तर पर वापस आ गया और पढ़ने लगा। मैंने अपनी माँ को रात का खाना लाने के लिए बुलाया। माँ 8 रोटियाँ और एक कटोरी खजूर गुड़ पढ़ने की जगह पर दे गई। मैं भी रोटियों को निगलता गया, चादर ओढ़कर अपनी किताबें पैक की और रात में अपने पिता को छुप छुपा कर घर से बाहर निकल गया। मैं शॉर्टकट लेकर चाचा जी के आंगन से आगे बढ़ रहा था। अचानक मैंने चाचा के छत पर नजर डाली और देखा कि कोई उनके छत पर सफेद चादर लपेट कर बैठा है। निस्तब्ध रात में कोहरा छा रहा था। नीम के पेड़ों से जमा हुआ ओस टपकता है। सफेद चादर ओढ़ने वालों को देखकर मैं एक कदम भी हिला नहीं पा रहा था। वापस भी नहीं जा सकता। मैं बस उस सफ़ेद रंग को देखे ही जा रहा था जो उस छत पर बैठा था। खतरा सर पर मंडरा रहा था। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एक लोमड़ी आई और मेरे पीछे से भागी। मैं तो उस समय बहुत डर गया, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस के बिल्लू अंकल ने नन्हे मुन्नों को दोपहर में सड़क पर एक पागल लोमड़ी ने काट लिया था। चाचा के घर के पीछे इमली के पेड़ से एक बड़ा उल्लू उड़ गया और सफ़ेद चादर वाले से लिपटकर मेरी ओर लपका। मैं इस भयानक युद्ध को देखकर तेंदुए की तरह भागने लगा,
जहां दिल चाहा उधर ही भागा। उस सफ़ेद चादर के साथ उधर फिर क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। उतनी ही देर में मैं स्कूल के पीछे रसोई घर के पास पहुंच गया। अपने दोस्तों के उधर मुझे हाँफते हुए देखकर सारे दोस्त चौंक गए। सब कोई पूछने लगे कि मुझे क्या हुआ, मैं हाँफ क्यों रहा हूँ। मैंने सबको सब कुछ बता दिया। मेरे मुंह से ये बात सुनकर चाचा का बेटा सिमुल हंस पड़ा। मैं हैरान था। उसने हंसना बंद किया और कहा, अबे गधे, क्या तुम दिन में अपने माथे पर आंख रख कर आते हो मेरे घर? तुम नहीं जानते हमारे छत पर एक बड़ा सा कद्दू था। शायद उस कद्दू के पास कोई चूहा था और उल्लू चूहे को पकड़ने आया और उस कद्दू पर बैठकर नीचे गिर गया। सच में तू उल्लू है। मैं अपने आप पर हंसने लगा कि मैं इतनी छोटी सी बात पर डर गया। मुझे बहुत ही शर्म आ रहे थे। खैर, उस दिन हम समूह में बाउल गीत सुनने गए। जब हम पहुंचे तो भीड़ बहुत ही बड़ी हुई थी। हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम किसी तरह अंदर जाकर बैठ गए। हमने काफ़ी देर तक बाउल गीत सुना। जैसे जैसे रात होती गई बाउल गीत की धुन और भी बढ़ती चली गई। कोई भी शो छोड़ना नहीं चाहता था। मीठी रात की तरह एक समूह गाना गाकर मंच छोड़ देता तो दूसरा समूह मंच पर आकर लोगों के मन को दीवाना बना देता। ऐसे ही समय पर हम पर किसी ने टॉर्च मारा। मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। इशारे का मतलब था कि अब हमें उठ जाना चाहिए। हम सब पापा के इशारे को समझ गए और एक तरह की मजबूरी में गीत के दरबार से बाहर आ गए। अब घर जाने का समय हो गया था। सब चुपचाप घर लौट रहे थे। पापा सामने टॉर्च लाइट चलाते हुए और हम पीछे पीछे बढ़ रहे थे। हम समझ रहे थे कि अभी रात बहुत हो गई है, ज्योत्सना खत्म हो गया है, अंधेरा पास आ रहा है। मुझे ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतने लोगों के बीच में बैठा था। बाहर आने पर मैं हड्डी कपाने वाली ठंड महसूस कर रहा हूँ। नाक से पानी टपक रहा था। सबकी एक ही हालत थी। बाबा बहुत ही ज्ञान देते रहते हैं। बहुत दूर जाने के बाद हम स्कूल के पीछे की रसोई के घर के पीछे आ गए। अगर हम उस शॉर्टकट रास्ते से थोड़ा सा भी चलेंगे तो हम अपने घर के नज़दीक पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। फिर दूसरे दोस्तों के घर भी नज़दीक ही होंगे। पापा एकाएक करके सबको छोड़कर घर लौटेंगे। तब भी स्कूल के हॉस्टल के किचन में आग को जलता हुआ देख हम दंग रह गए। मैंने अपने पापा से कहा, जब हम बाउल गीत सुनने जा रहे थे इसी रास्ते से, तब भी ये आग जली रही थी और अब भी चल रही है। पापा हैरान रह गए और बोले, जब मैं गया तब तो कुछ नहीं था, आग नहीं थी। तुम यहाँ थोड़ी देर खड़े रहो, मैं खिड़की से देखता हूँ, मेरे लौटने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। रसोई की खिड़की के गैप पर नज़र रखते ही पापा की आंखें बड़ी होने लगी। पिताजी ने खिड़की के पास जाकर देखा, एक बड़े बर्तन में चावल को उबलते हुए, और चावल के झाग का रंग लाल था, बिल्कुल खून की तरह। एक बूढ़ी औरत पिताजी की तरफ पीठ करके एक बड़ी मिट्टी की भट्टी जला रहे थे। वो औरत शांत थी। वो ज़मीन पर लाथी मार कर बैठे हुए थे। कड़ाके की ठंड में जलती भट्टी। पिताजी एक बहादुर आदमी थे। पुराने दिनों की खिड़की। पिताजी ने खिड़की को हिलाया और थोड़ा बेहतर देखने के लिए चले गए। अचानक एक धमाके के साथ खिड़की खुली और नीचे गिर गई। पिताजी खिड़की को पकड़ेंगे या गिरने देंगे वो सोचने लगे। झुकते हुए उन्होंने फिर ऊपर देखा और बूढ़ी औरत को खड़ा देखा। बुढ़िया ने विपरीत दरवाजे की ओर देखा। बुढ़िया दरवाजे की ओर चली गई और बिना दरवाज़ा खोले गायब हो गई। बुढ़िया के जाते ही पिताजी को थोड़ा अजीब सा डर लगा। पिताजी एक कदम पीछे हटकर फिर से आगे बढ़ते हुए
अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। और ये क्या, चूल्हे को देखकर पिताजी फिर से हैरान हो गए। लंबी हड्डियां, खोपड़ी और कंकालों का उपयोग चूल्हे को जलाने में किया गया था। खून से रंगा हुआ चावल एक बड़े बर्तन में उबल रहे थे। 2 कटे हुए इंसानी सिर दूर कोने में पड़े थे। हम अब भी दूर अंधेरे में खड़े थे। सर्दी की हवा हमारे कान उड़ा रही थी। तभी अचानक ही हमने देखा कि रसोई में रोशनी बंद हो गई। फिर पापा तुरंत ही टॉर्च जलाकर बाहर निकले और हम सबसे जल्दी जल्दी यहाँ से निकलने को कहा। हम सब भी पिताजी के साथ जल्दी जल्दी वहाँ से निकल गए। उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी। मेरी तो नहीं थी, शायद और कोई भी नहीं सोया होगा। सुबह होते ही पिताजी और मोहल्ले के लोग स्कूल की रसोई घर को देखने गए तो वहाँ पर जो हालत थी वो सब देखकर सब लोग जैसे डर से कांपने लगे। खिड़की वैसी की वैसी ही थी, पहले जैसी नीचे गिरी हुई नहीं। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि चावल का बर्तन अब भी खून से लथपथ है। कमरे के एक कोने में 2 कटे हुए सिर पड़े हैं। वो सिर किसके हैं ये किसी को नहीं मालूम। दबाव रक्त पूरे कमरे में फैला गया था। हॉस्टल की दीवार पर खून से लिखा था, मैंने बदला लिया। मगर आज तक किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो सब क्या था और वो बदला किससे लिया, किसने लिया, ये किसी को भी नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। नितिन फिलहाल जिस रास्ते पर था उस रास्ते पर उसे उसके अलावा और कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल था और बस सुनसान रास्ता। नितिन अपनी बाइक लिए उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था और बस बढ़े ही जा रहा था, क्योंकि उसके अलावा तो और कोई शख्स उस रास्ते पर था ही नहीं। ना ही कोई दुकान और ना ही कोई इंसान, बस नितिन अकेला और अपनी बाइक लिए वो आगे बढ़ रहा था। ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में बाइक चलाना कितना मुश्किल होता है ये तो हम सभी जानते ही हैं। मगर फिर भी नितिन किसी तरह आगे बढ़े ही जा रहा था। आज उसकी मजबूरी थी, वरना वो ऐसे कभी ठंड के मौसम में इतनी रात गए बाइक लेकर निकलता ही नहीं। बॉस ने उसे कुछ ज़रूरी काम से कहीं दूसरे शहर भेजा था और वहीं से लौटते लौटते देर हो गई। खैर, नितिन बाइक लिए आगे बढ़े जा रहा था। जैसा कि रास्ते के दोनों तरफ जंगल था और उनसे होकर सनसनाती हुई जो हवा आ रहे थे वो सीधे नितिन के चेहरे से टकरा रहे थे। नितिन बीच बीच में सिहर उठता और कांपने लग जाता। उसने सोचा क्यों ना बाइक रोककर कुछ देर सांस ले लिया जाए, फिर थोड़ी देर चलेगा। मगर फिर उसने सोचा क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए और सीधे घर जाकर ही रुकूंगा। तो वो आगे बढ़ने लगा। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी आसपास के जंगल से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। आवाज़ ऐसी जैसे आसपास में कहीं कोई फैक्ट्री हो और वो फैक्ट्री चल रही हो। मगर नितिन को याद आया कि इस जंगल में तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं। हालांकि एक है, मगर वो काफ़ी सालों से बंद पड़ी है और उस फैक्ट्री को आज तक कभी चालू नहीं किया गया है। खैर, नितिन को लगा शायद ही उसके मन का वहम है और वो बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद अब नितिन उस पुरानी सी फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। तभी नितिन ने देखा कि फैक्ट्री के बाहर उस टूटे फूटे लगे दरवाजे के ऊपर जो बल्ब है वो जल रहा है। मगर नितिन को अच्छे से याद है कि यह फैक्ट्री तो बहुत सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। खैर, नितिन ने अपनी बाइक को वहीं रोका। कुछ देर
ठंड से बचने के लिए और सांस लेने के लिए वो उस गेट की तरफ घूर कर देखे जा रहा था और उस टूटे फूटे दरवाजे से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसे अंदर कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, मगर हलचल सी महसूस हो रहे थे। उसे उत्सुकता होने लगी और वो बाइक से उतरकर धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब जाने लगा। अभी वो उस दरवाजे के थोड़ा करीब गया ही था कि तभी उसे कुछ इंसानी आवाजें भी सुनाई देने लगी। अब तो वो पक्का हो गया कि कोई तो इस फैक्ट्री के अंदर है। तो वो धीरे धीरे उस गेट के बिल्कुल पास गया और अंदर झांकने लगा। तो जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। दरअसल उस गेट के उस पार कुछ लोग थे जो उस छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मगर उन लोगों के चेहरे इतने ज्यादा खौफनाक थे कि नितिन के होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसी इंसान का चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है। उनके चेहरे पूरे जले हुए थे और उनकी आंखों से जैसे एक रोशनी सी निकल रही थी। नितिन ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर तभी उनमें से एक ने नितिन की तरफ अपना चेहरा उठाकर देखा। नितिन ने देखा कि उस आदमी की शक्ल भी बाकियों की तरह ही है और उसके भी आंखों से रोशनी निकल रही है। नितिन समझ गया कि ये लोग इंसान तो नहीं हो सकते। वो वापस दौड़ते हुए भागा और अपनी बाइक के पास आया और बाइक स्टार्ट करके सीधे घर पहुंचा। उस पूरी रात वो सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग उस पुरानी फैक्ट्री में थे कौन। वो इंसान तो नहीं थे। बाद में नितिन को पता चला कि दरअसल बहुत साल पहले उस फैक्ट्री में एक गैस लीक होने के कारण आग लग गई थी। उसमें बहुत से लोग जलकर मरे थे और तभी से वो फैक्ट्री बंद है। कहते हैं कि आज भी उन जले हुए लोगों की आत्माएं हर रात उस फैक्ट्री में काम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।